इससे पहले एक क्लास में हम लोग लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, याद है। और मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी एक फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और जो लिमिट की वैल्यू आती है लेफ्ट की भी राइट की भी दोनों की सेम आएगी, तो वही उस क्वेश्चन की लिमिट की वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड जाएंगे आज। हाँ, आपने कहा था जैसे एक फंक्शन दिया हो तो हाँ, उसमें LHL और RHL अलग-अलग नहीं निकालते, उसमें लिमिट एक ही होती है। मतलब हाँ, वेरी गुड। एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि सर जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया गया है, हमेशा LHL और RHL निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी नेचर को चेंज कर रहा होता है। तो उस वजह से जहां वो चेंज कर रहा होता है हमें ये चेक करना पड़ता है कि इस पॉइंट के जस्ट इधर और इस पॉइंट के जस्ट इधर अगर सेम वैल्यू रखता है तो इसका मतलब है कि बीच में ब्रेकिंग नहीं आई है, सीधे ब्रेकिंग भी नहीं आई है या फिर सीधे मामला चलता चला गया है, ठीक है ना। यानी कि ये फंक्शन लिमिट यहां पर रखता है। लेकिन अगर मान लो पूरे में एक ही जैसा कोई फंक्शन है तो या तो वो लिमिट उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी या तो उस अकेले की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और अगर करेगी तो फिर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा वो। जैसे y बराबर x+3 या fx बराबर x+3, तो मैं बोलूंगा किसी भी पॉइंट पर इसकी लिमिट एडजस्ट करेगी, -∞ से लेकर +∞ के बीच में कहीं भी हर जगह इसकी लिमिट एडजस्ट करेगी। कारण क्योंकि सर y बराबर x+2 या fx बराबर x+2 एक ही जैसा फंक्शन है लगातार, तो हमेशा लिमिट उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है उस फंक्शन पर, लेकिन वहां पर पॉइंट उस पर फंक्शन की वैल्यू अगर सेम ना है तब भी वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इसलिए लिमिट से अकेले लिमिट को देखकर हम नहीं कह सकते, या अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होगी। हाँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो ये जोर देके कह सकते हैं कि फंक्शन पक्का इस पॉइंट पर क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, वहां उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये लॉ वाइस वर्सा नहीं है, समझ रहे हो ना। इधर से उधर की ओर फुलफिल होता है, उधर से इधर की ओर फुलफिल नहीं होता। क्लियर है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मेरे बच्चे y = 10x, fx = 10x, एक कर्व है, एक ही फंक्शन है, y = 10x एक ही फंक्शन है, लेकिन हर 90 के मल्टीपल पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नहीं समझे? 1090 की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। अब जब इन्फिनिटी होती है तो उसके बाद से फिर इनफाइनाइट को रीच नहीं कर सकता, फिर नया बनता ग्राफ। इसलिए आपने देखे होंगे कि 10 का ग्राफ ऐसा, फिर ऐसा। जैसे sin x का ग्राफ होता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, -∞ से लेकर +∞ तक लगातार कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन 10 का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, एक बार बन गया बस, ये इस इंटरवल में इतना ग्राफ, फिर इस इंटरवल में इतना ग्राफ, बीच में ब्रेकिंग आ रही है। क्लियर है? तो एक ही जैसा फंक्शन होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू ही होगा, ठीक है ना। क्लियर? ओके, चलो खैर, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बियॉन्ड जाने वाले हैं आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन अराइज हुआ है क्लास में, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है ना, डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे मान लीजिए 6 गेस्ट हैं, ऐसे 6 फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है ना, और मुझे अपने उन 6 फ्रेंड्स को इन्विटेशन भेजना है, और वो इन्विटेशन भेजने के लिए मेरे पास 3 सर्वेंट मौजूद हैं। मान लीजिए कि 3 सर्वेंट हैं मेरे घर में, 3 सर्वेंट अवेलेबल हैं, सिर्फ अवेलेबल हैं। अब इसका मतलब नहीं कि मैं सबसे वही काम लूंगा, जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। तो मेरे पास 3 सर्वेंट अवेलेबल हैं और मेरे 6 फ्रेंड्स हैं, मैं उनको इन्विटेशन भेजना चाहता हूं। तो बताइए कि कितने तरीके से वो इन्विटेशन सेंड किया जा सकता है, यही सवाल है ना। बहुत अच्छे, तो पहले तो ये बताओ, ये इन्विटेशन कितने तरीके से सेंड किया जा सकता है, क्या होगा आपका जवाब। मैं बार बार कह रहा हूं, सामने 6 फ्रेंड्स अवेलेबल हैं और मेरे पास उनके पास तक इन्विटेशन लेके जाने के लिए 3 सर्वेंट्स मौजूद हैं। एक बार तुम बताओ। हाँ, बस यानी 36। अच्छा ठीक। हाँ आयुष, हाँ और कोई, चलो और कौन बताना चाहता है, निखिल। हाँ, और कोई बताना चाहता है, 6 फैक्टोरियल पर 3 फैक्टोरियल। और कोई आंसर देना चाहता है? 6p3 नहीं होगा, ठीक है ना। और कोई नहीं,
पहली बात, इस तरह के क्वेश्चंस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होते हैं, एनपीआर वगैरह से नहीं होते डायरेक्ट, ठीक है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ही लगाना होगा हम लोगों को, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब माइंड अप्लाई करके सोचकर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। पहली बात तो तुम में से कोई भी स्टूडेंट अगर इन दो आंसर के अलावा कोई भी आंसर दे रहा है तो मैं फिर ये कहूंगा कि यार तुम, मैं कह के थक चुका हूं। हर क्लास में अगर आपको डांटना पड़ने लगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ दो आंसर में कंफ्यूजन हो सकता है, सिर्फ दो आंसर में, दो के अलावा तीसरा तो सर कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ये कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चंस आपने एक नहीं कई कराए थे। ऐसा ये क्वेश्चन आपने सर ये भी कराया था, सामने 3 पोस्ट बॉक्स मौजूद हैं और मेरे पास एक लेटर है। आपने ऐसा भी कराया था, मेरे पास 3 लेटर है, एक लेटर कुछ भी ऐसे करके बहुत हैं। मैंने कहा था मेरे पास 3 रिंग है और एक ही, मतलब इस तरह से कई से क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कई कराए हैं और तब आपको 2 बात बताई थी, इसमें 2 ही आंसर में है। मैं आपको कह रहा हूं कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन थोड़ा ही है, ये तो आप उल्टा सीधा कुछ भी बता रहे हो। एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन में ये होता है कि सर इन 2 में से मैं, दिमाग से निकल गया कौन सा आंसर सही हो सकता है, और सर उल्टा सीधा बोल रहे हो तो बस पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो। क्या 2 आंसर हो सकते हैं आपके दिमाग में? 2 ही आंसर चलने चाहिए, तो 3 की पावर 6 या तो 6 की पावर 3, ठीक है। 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो 3 की पावर 6, वो भी मैं नहीं कह रहा हूं, होगा तो एक ही आंसर, आंसर तो एक ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आपके मन में 2 आ सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने उस समय बताया था कि इसको याद कर लेना कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर यही आता है, इस तरह से आता है, ठीक है। तो अब लड़ाई इस बात की है कि 3 की पावर 6 होगी या 6 की पावर 3 होगी, ठीक है ना। 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कैसे, क्या सोच कर 6 की पावर 3, मान लीजिए हम 6 की पावर 3 कह रहे हैं तो क्या सोच कर कह रहे हैं 6 की पावर 3? हाँ 3 सर्वेंट है, हाँ अब वो 6 को दे सकता है, एक सर्वेंट 6 में से किसी को दे सकता है, हाँ। पहले आएगा, फिर ऐसे सेकंड मतलब 6 एक सर्वेंट 6 में से किसी को भी दे सकता है, दूसरा सर्वेंट 6 में से किसी को भी दे सकता है। नहीं सर, रुक जाओ उसको बताना। हाँ, वो रिपीट, अगर ऐसा जिस तरह तुम बता रहे हो कि पहला एक सर्वेंट अपने मेरे 6 फ्रेंड्स में से किसी को भी जाकर इनविटेशन कार्ड दे के आ सकता है, ठीक है, यहां तक सही है। लेकिन अब दूसरा सर्वेंट भी 6 में से किसी को दे सकता है, मतलब जिसके पास एक बार इनविटेशन पहुंच गया उसके पास भी पहुंच जाएगा लेके दोबारा, ये थोड़ी ना होगा। हाँ, फिर तो हर एक के पास 3-3 कार्ड पहुंच जाएंगे ना, और मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। 500 लोगों को बुलाऊंगा, 1500 कार्ड छपाऊंगा, नहीं समझे? नहीं समझे भाई? हर एक को फिर, क्योंकि मुझे हर एक सर्वेंट को क्या करना पड़ेगा कि भाई सब के सब एक काम करो, मेरे 500 फ्रेंड्स आने वाले हैं, 500 लोगों को मैंने दावत दी है, तो मैं सबको फिर 500 कार्ड देके रखूंगा, तुम्हें जो भी मिल जाए उसको दे देना, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया? तो ये नहीं हो सकता। हम एक सर्वेंट को 6 के 6 कार्ड थोड़ी दे के रखे हुए हैं, मतलब हर एक को 6-6 थोड़ी ना दे रखे हैं। हाँ, सिर्फ इतना हो सकता है कि सर पहले फ्रेंड तक पहुंचने के कितने तरीके, हमने कहा पहले फ्रेंड तक कार्ड पहुंचने के सिर्फ 3 तरीके हैं। इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति जाके कार्ड दे आए, चल जाएगा काम। नहीं बात समझ में आई? पक्का? तो इसका मतलब पहला कार्ड डिस्पैच होने के या पहले फ्रेंड तक कार्ड पहुंचने के कितने तरीके? 3। दूसरे फ्रेंड तक कार्ड पहुंचने के कितने तरीके? अभी भी 3। क्लियर? और फिर सर तीसरे फ्रेंड तक कार्ड पहुंचने के अभी भी 3। तो 3 × 3 × 3, मतलब आप समझ गए होंगे, 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा 3 के पास, ना कि 6 के पावर 3। समझ में आ गया? पक्का? मैं कह रहा हूं हमेशा ध्यान रखो, एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लो। जब भी चीजें फंसने लगती हैं तो आप अपने सोचने के एंगल को थोड़ा चेंज करो, है ना, डिफरेंट वे में सोचो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खास तौर से क्वेश्चन ये होता है। अब लेकिन एक बड़ी समस्या है, बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर में, कि आप जो भी सोचेंगे कभी नहीं सोच पाएंगे कि मैं सही सोच रहा हूं गलत सोच रहा हूं। बस यहां सबसे ज्यादा फंसता है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही फंसती है कि आप जो सोचेंगे वो भी आपको सही लगेगा, क्योंकि गलत बताने वाला कौन होगा कि आप सही नहीं गलत सोच रहे हैं। समझ में आ गई बात ना? जब तक कोई गलत बताने वाला ना हो तब तक आपको यही लगेगा कि मैं सही सोच रहा हूं, ठीक है ना। अब ये सही फिर सर पता कैसे चलेगा कि सही का गलत का? फिर इसके लिए हम इस प्रॉब्लम से, इस हल से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोल रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लगाओ, दोबारा लगाओ, वही आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे अभी भी नहीं होंगे, फंस जाएंगे फिर से आपके वो प्रॉब्लम। इसलिए मैंने उसको 2 बार इस चैप्टर को पढ़ाया है। 2 बार पढ़ाने के बाद अगर तीसरी बार भी पढ़ाऊंगा ना तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि तीसरी बार में भी आपके क्वेश्चन फंसेंगे। समझ गए ना? पर कोई फंसना कोई बुराई थोड़ी है, कोई बात नहीं, फंसेंगे। क्वेश्चन फंसना मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि मतलब सर आएगा ही नहीं। अरे भाई क्वेश्चन फंसेंगे ना, अगर फंसेंगे तो सॉल्व भी हो जाएंगे। और तुम करके ही नहीं रखोगे, आंख बंद कर लोगे, किताबें किनारे रख के छिपा के और आंख मूंद के सोचते रहोगे कि यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलो उसको हटाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। लिमिट कौन सा?
एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट, 1/x, 1/x वाला, ठीक। तो इसमें क्या दिक्कत आई? हाँ बिल्कुल निकालना है। वो एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ, एक ही फंक्शन है लेकिन उसमें हमें दो वैल्यू क्यों निकालनी है? देखिए ऐसे तो फिर कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे ये सुनो, ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, एक क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू 1/x, हमें पता करना है डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। ओके, हमें इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस पता करनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x। अगर मैं इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस पता करने की कोशिश करूं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए प्रॉब्लम फंस गई। एक डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? 0। क्यों है 0? क्योंकि सर 0 के पहले और 0 के बाद ये ग्राफ अपनी नेचर को चेंज करता है। ये कई बार, अभी तुम्हें मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, मैं फिर कह रहा हूं ये एक मत मानो, इसको दो फंक्शन ही मानो, ये दो ही फंक्शन है अभी भी, समझ गए ना? उसने लिमिट खुद नहीं दी है, बस खुद से ऐसे नहीं लिखा कि 0 के ऊपर ये और 0 के नीचे ये, क्लियर है ना? जैसे मैंने कह दिया y इक्वल टू mod x, अब ये भी तो एक ही देखने में लग रहा है, ग्राफ एक ही है, लेकिन इस ग्राफ को हम कैसे लिखते हैं बताए आप लोगों को? fx इज इक्वल टू, इस फंक्शन को कैसे लिखते हैं? fx इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0, और fx इज इक्वल टू माइनस x इफ x लेस देन 0। नहीं पता? याद है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये होता है और x लेस देन 0 पर माइनस x होता है, पता है ये बात? तो वो तो एक ही देखने में लग रहा था फंक्शन कि एक ही फंक्शन है, लेकिन हमने तो उसको दो में बांट दिया। क्यों बांट दिया दो में? क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो खुद ही अपनी नेचर को चेंज करते हैं अलग अलग इंटरवल में। वो देखने में एक लगते हैं लेकिन वो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होते हैं। जैसे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ही ले लीजिए आप, y बराबर साइन एक्स तो एक ही लग रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन 0 से 180 के बीच में उसकी नेचर कुछ और होती है और 180 से 360 के बीच में नेचर कुछ और होती है। कैसे? 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव ग्राफ बनेगा और 180 से 360 के बीच में नेगेटिव ग्राफ बनेगा। सबको पता है कि सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, समझ गए ना? इसलिए अब कुछ ऐसे जो ऑब्वियस होते हैं उनको हमें पता ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्लियर? एक बात। दूसरी बात, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये बहुत गजब का ग्राफ, इसको भी समझ लो आज। इससे पहले शायद मैंने पहले बताया कि नहीं बताया, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ, इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी कह सकते हैं एज वेल एज। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब जब भी कभी, हालांकि ये तो हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन, लेकिन इसके अलावा भी अगर हो y बराबर k अपॉन एक्स भी अगर होता है, y बराबर k अपॉन एक्स, तो तब ये क्या बन जाता? x इंटू वाई बराबर k। क्या बन जाता? x इंटू वाई बराबर k। x इंटू वाई बराबर k का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब होता है सर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है ऐसा, देखिए इस ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है, ठीक है ना? किस ग्राफ को? इस ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? हालांकि इस तरह यहाँ टेढ़ा नहीं होगा, बल्कि यहाँ के कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। याद करिए, मैंने बनाया होगा पहले विषय, ठीक है? ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर, ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन, ये कभी भी अचीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी और y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 इस ग्राफ पर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी सारे नंबर इस पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? इसीलिए ग्राफ सर जब आता है ना इधर से, तो बस रास्ते में ओरिजिन से कट मार लेता है, केवल ओरिजिन से। इसको किसी से कोई टेंशन नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है इसकी, ओरिजिन से इसकी बहुत भयंकर लड़ाई है। ओरिजिन के पास आते ही मोड़ देता है अपने आप को, ठीक है ना? मतलब उसके पास नहीं जाता, उसको अचीव नहीं करता, यहीं से मुड़ जाएगा। और कहां तक जाएगा? x की वैल्यू 0 कहां होगी? अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ में x की वैल्यू 0 कहां होगी, तो सर जहां y इनफाइनाइट होगा, जहां y और x की वैल्यू 0 होना मतलब y एक्सिस को कट करना, y एक्सिस को बस। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ ये ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो बोलेंगे सर इन्फिनिटी पर कट करेगा। समझ में आई बात? मैं बोलूं ये ग्राफ x एक्सिस को कहां कट करेगा? इन्फिनिटी पर कट करेगा। और सर इन्फिनिटी कहां है? कहीं नहीं है, इसीलिए क्या कर दिया उसको? x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल, इधर भी x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल। आई बात समझ में? अब 0,0 पर देख के खुद बताओ, 0 पर क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यू हो गया। समझ में आ रही बात ना? पहली बात तो
अलग अलग ग्राफ है। दूसरी बात, यहाँ पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो पॉइंट ही नहीं उसका उस पर एग्जिस्ट कर रहा है। और एक और बात समझ लेते हैं, आप करेक्ट उसको करके देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे हमें ये बात समझ में आ रही थी कि हमें अभी ये बात पता नहीं है कि 1/x का जो ग्राफ है x ग्रेटर देन 0 पर कैसे बिहेव करेगा और x लेस देन 0 पर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे सर x बराबर 0 प्लस, x बराबर 0 प्लस 0 के जस्ट इधर, x की वैल्यू जब 0 से जस्ट इधर होगी, पहली बात x बराबर 0 पर y बराबर बताओ कितना होगा, अनडिफाइंड। सर वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन x बराबर 0 के जस्ट इधर, सर वो अनडिफाइंड के बहुत करीब होगा, लेकिन अनडिफाइंड नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी के करीब होगा। और सर x बराबर जस्ट इधर, x के जस्ट इधर सर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, क्लियर। तो x के जस्ट उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, x के जस्ट इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि दो अलग अलग एक ही पॉइंट पर x बराबर 0 के लेफ्ट में और राइट में लिमिट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब समझ में आ गया, पक्का, बहुत अच्छे। और मेरी बात और सुनो, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, अभी एनसीईआरटी में यही वाला कॉन्सेप्ट बाद में दिया है, मैंने बताया पहले आपको, है ना। तो जब हम वहां जाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो भी दोबारा फिर यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा उठ करके। तो इसको चिंता मत करो, ये 2 बार पढ़ने को मिलेगा आपको। मुझे पता है इस चैप्टर का सबसे मुश्किल वाला पार्ट यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालो, राइट हैंड लिमिट अलग निकालो। अब कर लोगे इसको, पक्का, ठीक। जो डिस्कशन हो सकता था, चाहो तो देखो नाम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो क्या करना होगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, नहीं माइनस, 0 माइनस है ना, 0 माइनस फंक्शन क्या लेंगे 1/x, s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 को क्या बदल देंगे, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में क्या लिखेंगे 1/0 माइनस h। अब लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अच्छा ये कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/h। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, माइनस इन्फिनिटी। ये कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी। कौन सा वाला, ये अरे इसी को बाहर निकाल दिया ना भाई। अगर किसी फंक्शन में यहां पर ना पूरे का माइनस आ जाए, जैसे माइनस में माइनस x भी लिखा हो, लिमिट में से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, समझ गया ना। कंप्लीट माइनस बाहर आ जाए, कंप्लीट माइनस, और तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो रहने दो ना। लो पहली बार मैं बता रहा हूं, वो भी समझो क्यों कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट का माइनस था ना, ये -1/h बन गया था ना, तो माइनस बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तभी नहीं ये कितना आएगा फिर, ये आएगा सर 1/, यहाँ नहीं किया मैंने, चलो तो ये हो गया इतना। अब हम लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/-0, और अब 1/-0 तो माइनस इन्फिनिटी। नहीं समझे, नहीं 0-0 तो नॉट डिटरमाइंड होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। मतलब 0-0, हाँ 0-0 तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ 0-0 तो 0 ही होगा, छोड़ो। हाँ क्या मतलब, बच्चे मेरे प्यारे ऐसे यहाँ नहीं रखते। पहले जब भी कभी हमने, सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ, x को x -h से रिप्लेस, a -h से रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करके तब सबसे लास्ट में लिमिट पुट की जाती है। अरे वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पड़ रहा है ना। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो तो मान लो कहीं ये होता है कि यार फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, लो मान लो तुम्हें दिया होता लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3x, तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। कौन कह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। समस्या तो कहाँ आ रही है सर, अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं तो अनडिफाइंड हो जा रही है। अब अनडिफाइंड कैसा है, प्लस का इन्फिनिटी की माइनस का इन्फिनिटी है, तो लिमिट x की एग्जिस्ट नहीं कर रही है वहां पर, क्योंकि अभी यहां पर आया माइनस इन्फिनिटी। इसी का राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी सर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 1/x। अब फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 1/0 प्लस h। तो फिर तुम कहोगे कि सर यहाँ 0 -h मतलब 0 -0 मतलब 0, तो ये भी इन्फिनिटी, और 0 -0 ये भी, तो फिर कभी भी जिंदगी में माइनस इन्फिनिटी आएगा ही नहीं। वैसे तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं सर -0 कुछ थोड़ी ना होता है, कई बार तो हमने किया है कि -0 भी 0 ही होता है। तो भाई ये मेरे प्यारे, ये तो सर देखो, जहां तक जरूरत, जहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जहां ऐसा मान लेने से 0, जैसे मैं कहता हूं भाई 0 ले लो चाहे -0 ले लो, बात एक ही है। तो जहां फर्क नहीं पड़ रहा है वहां ले सकते हैं, लेकिन मैथ्स बहुत अलग कहानी। मैथ्स कहता कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो भी हम ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं। कुछ बात समझ में आना, बात पकड़ में आ रही है। जैसे मान लो मैंने कह दिया लेंथ निकालनी है हमें किस चीज़ की, और लेंथ का स्क्वायर आ रहा है 16 के इक्वल, 16 के इक्वल, तो लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो लेंथ इक्वल टू +-4 लिखकर तब हमें कहना है
कि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, बट अकॉर्डिंग टू मैथ्स तो एल स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो एल बराबर +-4 ही होगा। समझ में आई बात ना? तब हम वहां से भैया माइनस को हटा देंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम पहले से जान रहे हैं, मान लो टाइम का स्क्वायर बराबर 16 आ रहा है, हम सीधे लिख देते हैं टाइम बराबर 4। तो जहां हमें पता फर्क पड़ना ही नहीं है यार, काहे लिए मैं प्लस माइनस लिखूं, तो हम अपने काम को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अदरवाइज मैथमेटिकली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जरा सी भी फ्रीडम नहीं देता। मतलब समझ रहे हो ना कि अपनी मर्जी से तुम कुछ भी कर लो, वो ये फ्रीडम आपको सिर्फ मैथ्स नहीं देता, बाकी हर एक सब्जेक्ट में आपको थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है ना, कि सर ऐसे न लेके ऐसे ले लें, ऐसे लेके ऐसे ले लें, नहीं, ये कहता भाई जो है सो ही है। ठीक है, तो अभी राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/h। तेरा याद करो, एक क्वेश्चन था, एक बच्चे दे दो, सबसे पहला एक क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो मैंने लिया था, शायद mod x/x करके था, शायद था ना, तो उसमें mod ऑफ 0 - h आ रहा था। मान लो ऐसा आ गया mod ऑफ 0 - h, तो अगर तुम कहो कि सर यही हम सीधे लिमिट पुट कर दें तो तब हो जाएगा हमारा 0 अपॉन दूसरा भी 0, लेकिन हमने क्या कर दिया 0 - 0 और अपॉन में नीचे भी h था उसको भी 0, तो 0/0 बन जाएगा। लेकिन रूल क्या कहता है, पूरा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सबसे एंड में लिमिट पुट की जाती है। समझ गए ना? तो मैंने जब यहां पर ऐसा आया था ऐसा, तो मैंने पहले mod ऑफ -h को h बनाकर, फिर इसको h बनाकर इसको काट दिया था, तब कहा था कि लिमिट अप्लाई करो 1 आएगा। तो आज इसका आंसर क्या आ गया था 1, h से h कटने के बाद आ रहा है आंसर 1। और अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं, यहां कर दूं, तो 0 - 0 और अपॉन में 0, 0/0 नहीं, इन्फिनिटी नहीं होता, हाँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट। आज उसी पे चर्चा करनी थी, वो तुमने मुझे रोक दिया तो मैं इधर उधर फंसा हुआ है ना अभी पर, लेकिन अभी बस इसको हटाते ही उसी पे चर्चा करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर हो रहा? बहुत अच्छे। तो अभी राइट हैंड लिमिट का ये केस इसकी वजह से ही समझ में आ गया कि पहले पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तब लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी को डाउट? अब बहुत मजे का चीज शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैं इन पे हम दोबारा फिर आएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते समय फिर आएंगे इसी जैसे क्वेश्चंस पर। वहां पर जो थोड़े बहुत एक दो कुछ रह भी गए होंगे वो वहां कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब लेकिन उन पे आ जाओ जो काम के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी ने यहां से शुरू किया है। ठीक है ना, वो आपको क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो सुनो ये बच्चे, आप ध्यान लगाना, बस बार बार कह रहा हूं, आपको किसी भी क्वेश्चन को जो लिमिट का क्वेश्चन दिया गया होगा उस लिमिट के क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देनी है। सुनो ध्यान से, अब जितने भी क्वेश्चंस के आगे आगे होने वाले होंगे ना, उनमें हम क्या करेंगे, लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है इसको, लिमिट को निकालने का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने लिखा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x³ + x² + x + 1, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। क्लियर है? तो इसकी लिमिट निकालने के लिए मैंने कहा बच्चे सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हे लड़के इधर ध्यान दो, है ना, ये देखो हम यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, या लिमिट अप्लाई कर 1, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है x को हटाकर 1 रख देंगे। क्लियर? तो कितना आ जाएगा सर, 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर + 1 + 1, आंसर कितना हो गया 4। अब चाहे तुम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले केस से भी निकालना, तब भी लिमिट कितनी आएगी, 4 ही आएगी। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ही ऐसी आई है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। यानी सबसे पहला केस होगा कि हम लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करके देखेंगे। अगर कोई भी डिटरमाइंड वैल्यू आ जाए, कोई भी डेफिनेट वैल्यू आ जाए, समझ गए ना, कोई भी डेफिनेट वैल्यू आ जाए, फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो हमें कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई डेफिनेट वैल्यू ना आए तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि सर ये डेफिनेट आ क्यों नहीं रहा है। तो 6 केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट। अब बार बार कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, एक होता है अनडिफाइंड और एक होता है इनडिटर्मिनेट। अनडिफाइंड के बारे में यह प्रचलित है कि अनडिफाइंड को, यानी जिसको हम अनडिफाइंड मान रहे हैं वो चीज इनफाइनाइट है, मतलब इन्फिनिटी है। हम उस इन्फिनिटी को, इंसानों की पहुंच के बाहर है इन्फिनिटी, हम उसको रीच नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में कोई कर जाए तो पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ठीक है ना, बाज रामानुजम, ठीक है ना,
वो तो थे, ये कहते हैं लोग कि वो, अच्छा वो भी केवल एक क्या है, वो ये नहीं है कि वो वाकई में जानते थे इन्फिनिटी के बारे में कुछ, बस वो एक तारीफ में एक गढ़ा गया एक स्टेटमेंट है, समझ गए ना, तारीफ के लिए बनाया गया एक स्टेटमेंट। क्यों भाई? क्योंकि जो व्यक्ति इतनी कम उम्र में इतना योगदान दे जाए मैथ्स में, अगर उस वो लंबी उम्र जिया होता तो शायद वो इतना दूर तक चला जाता, है ना। हाँ, तो वही बात है ना, लेकिन यहाँ पर 0/0 क्या है, आज तक इंडिटर्मिनेट है। 0/0 आज तक क्या है, इंडिटर्मिनेट है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो यही फंसेगा हमारा मामला, ठीक है। तो दो बातें हो गई, एक तो हो गया क्या सर, कोई भी नॉन जीरो अपॉन जीरो अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है, क्लियर। लेकिन सर नॉन जीरो अपॉन जीरो की आपने बात की है, ऊपर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो नीचे जीरो हो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और अनडिफाइंड भी लिमिट आ सकती है किसी की, समझ में आ रही बात ना, यानी कि इन्फिनिटी अगर आंसर में आ रहा है तो चलेगा, बट अगर कहीं ये आ जाए 0/0 यानी नॉन 0/0 नहीं 0/0, तो सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट मतलब जिसके बारे में तो कह दिया गया है कि इसको डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता। मेरी बात को समझ में आ रही ना, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो फिर सर हम एंगल को बदलेंगे। एंगल बदलना मतलब हम अपने सोचने समझने के तरीके को बदलेंगे और नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब कैसा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x² - 4 अपॉन x - 2, ठीक है। अगर मैं इसमें लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दूं, ध्यान लगाओ, अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूं लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करते ही क्या आएगा आंसर, सर 2 का स्क्वायर -4 अपॉन 2 - 2 0/0, जो कि क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्लियर। अब ऐसी ही और कितनी फॉर्म होती हैं, तो टोटल मिला जुलाकर 6 फॉर्म्स ऐसी हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। पहले इनको दिमाग में बैठा लेना, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इसका जिक्र आएगा 0/0 वाली फॉर्म का। अगर सर ये इंडिटरमिनेट हो गया तो क्या करेंगे, तो फिर इसके मैं नए तरीके बताऊंगा, घबराइए नहीं। फिर हम कहेंगे, फिर हम लिमिट को इवेल्युएट करेंगे अलग अलग मेथड से। वो अलग अलग मेथड्स क्या क्या होंगे, एक होगा फैक्टराइजेशन मेथड, एक होगा रैशनलाइजेशन मेथड, एक होगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों का इस्तेमाल करके, एक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का इस्तेमाल करके, मतलब और कई सारे तरीके होंगे। तो वो सारे तरीके सीखेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना समझो मैं जिस बारे में चर्चा कर रहा हूं कि डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। ओके, अब आ जाओ कौन कौन सी फॉर्म है, टोटल मिलाकर जो मैंने 6 बताई हैं वो 6 फॉर्म कुछ इस तरह की हैं। पहली देखिएगा 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब देख के लग रहा है 0/0 भी 1 होना चाहिए और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी 1 होना चाहिए, लेकिन दोनों क्या है, इनडिटर्मिनेट है, ठीक है ना। 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट। कारण क्योंकि कोई कहेगा सर 0 इंटू इन्फिनिटी, तो हमने अब तक पढ़ा है कि भाई 0 एक ऐसा नंबर है किसी में मल्टीप्लाई कर उसको क्या कर देता है 0। और सर हमारे एक टीचर ने कहा था इन्फिनिटी का किसी में मल्टीप्लाई कर दो तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट किसी के साथ जुड़ जाए तो इनफाइनाइट कर देता है उसको, तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ समस्या यही है कि ये 0 माना जाए कि इनफाइनाइट माना जाए, बोल बात समझ में नहीं, काटेंगे नहीं काटेंगे, मैंने पता ना वो सब नहीं करना है। हाँ हाँ 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। हाँ तो मैंने कहा, तो तभी तो कह रहा हूँ, तुम यहाँ 1 वही वाली बात तो हो गई कि 1/0 यहाँ लिख के 0 काट दो 1 हो गया सर, नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। बच्चे है ही नहीं, मतलब कुल मिला जुलाकर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना, क्लियर। 0 इंटू इन्फिनिटी 6 लिखो है ना, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ऐसा लगेगा सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाना चाहिए, नहीं होता, ठीक है ना, क्या है इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, कितनी हो गई टोटल देखना जरा, 1 2 3 4, कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही मान लो, ठीक है ना, टोटल 6 7 होंगी, ठीक है ना, क्लियर, 7 होंगी टोटल। 0/0 के अलावा 6 होती हैं, और मेरे दिमाग में चल रही थी सारी 6 होती हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी, सॉरी 1 की पावर इन्फिनिटी बच्चे, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब वैसे हम कहते हैं 1 इंटू 1 की पावर n 1 होता है, 1 की पावर n 1 होता है, लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी 1 नहीं होता। अब क्यों नहीं, इनका कोई सब इंडिटर्मिनेट है, तुम क्या मैं क्या और लोग नहीं, R.D. शर्मा बेचारे जिन्होंने लिख दिया मोटा मोटा, तो R.D. शर्मा कह रहे हैं कि भाई नहीं इंडिटर्मिनेट है, ठीक है ना, तो फिर मैं और आप क्या होते हैं, ठीक है ना, छोड़ दीजिए, ज़्यादा चक्कर में लगिए। बस आपको ये पता होना चाहिए 6 फॉर्म अभी तक डिटरमाइन नहीं की जा सकी हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनका सही आंसर क्या होगा ये लोगों के पास या मैथमेटिशियंस के पास अभी तक नहीं है। आप में से किसी के पास टाइम हो, समय हो, पैसे से ज़्यादा लगाओ ना हो, तो वो व्यक्ति इस पे काम करे, ठीक है ना, अपना जीवन
हाँ तुम कर लेना, ठीक है ना, इस पे अपना जीवन लगा देना। और अगर भाई पैसे थोड़ा बहुत लगाओ है तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर कोई ऐसा काम देखो जो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए। बेकार इसके चक्कर में लगने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया भाई? प्लीज़ बच्चों बात नहीं, ये सातों फॉर्म समझ में आ गई? सुनो सुनो बस, अब ये 7 फॉर्म जल्दी से पहले आप अपने पेज पर मोटा मोटा ऊपर ही लिख लीजिए। ऊपर जो हाशिया होता है ना, हाशिए के ऊपर लिख लो, ठीक है ना। हाशिया समझते हो? हाँ ठीक है, मार्किंग है ना, हाँ मार्जिन जो होता है ऊपर नीचे का, साइड वाला मार्जिन, ऊपर वाला मार्जिन, मार्जिन के ऊपर उसको हाशिया कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो उसी हाशिए पे लिख लो ऊपर, ताकि ये आपको बार बार दिखे कि ये फॉर्म्स क्या कहलाती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। अगर सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो फिर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट निकालेंगे कैसे उसकी, उसका अब रास्ता बताना है। पहले जल्दी से लिख लो इसको, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि हम वो अपना पहला ही क्वेश्चन उठाया हमने, जो अभी मैंने आपको दिया था। तो भाई पहली बात तो देखिए, ए बच्चे बस बात ना करो, लिमिट को पता करने के मेरे पास 5 मेथड्स हैं, मतलब लिमिट निकालने का। अगर ऐसी फॉर्म आ जाए, अगर ऐसी फॉर्म आ जाए तो हम लोग, पहली बात तो ऐसी क्या, टोटल ही तरीके के 5 हैं। पहला क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। क्या तरीका होता है? पहला होता है बच्चे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। पकड़ पा रहे हो कि नहीं बातों को? बहुत से। दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा क्या होता है? रैशनलाइजेशन मेथड। तीसरा रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है ना जी। चौथा क्या होता है ना, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। पांचवा क्या होता है? मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ, छोड़ो, इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट्स कह देते हैं इसको, मतलब वो लिमिट्स जिनमें इन्फिनिटी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मेथड क्या चीज? उसको कहते हैं मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी। मैं लेकिन इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनफाइनाइट लिमिट। ओके चलो, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। अब इसको बिल्कुल बार बार कह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को मन से करना है, हर एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है, वही जो मैंने अभी 2 मिनट पहले लिया था। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2x² - 4 अपॉन x - 2। अगर मुझे इसकी लिमिट निकालनी है तो क्या आंसर आएगा? तो हम सबसे पहले सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले ये देखेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर 0/0 नहीं बन रहा है तो सर कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 0/0 बन रहा है तो फिर हम सर दूसरा मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलो क्या किया मैंने, डायरेक्ट पुट करके दिया दिमाग में ही, या फिर लिमिट अप्लाई करके देख लिया आपने, कहा आपने यही लिख दिया अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई की तो हमने कहा सर ये आ गया 2² - 4 अपॉन में 2 - 2, सर 0/0। अगर 0/0 बन गया तो फिर इस क्वेश्चन को आप दोबारा उठाएंगे और कहेंगे कि इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 2, इसको लिख दूंगा x² - 2 का स्क्वायर अपॉन में x - 2। फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊंगा। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या? ऊपर और नीचे जहां तक भी फैक्टर हो सकते हो सबको फैक्टराइज कर दो, जितने मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हो सारे कर दो। अगर नीचे के टर्म जो नीचे 0 बना रहा है वो गायब हो जाए तो मजा आ जाए। नीचे 0 बनाने वाला टर्म कौन सा है? x - 2। अगर ऊपर x - 2 मिल जाए तो कट जाएगा, और सर वो मिल रहा है मुझे। कैसे मिल रहा है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, इसको लिख दूंगा x - 2 इंटू x + 2 अपॉन में x - 2, ठीक है। बस ये दिमाग तुम पेपर में लगा लिया करो, शौर्य है ना। जैसे यहाँ तो बता रहा है, अभी वहाँ बोलता है cos 0, मुझे सर समस्या हो गई, मूड खराब होता है ना। अब बताओ क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2x + 2 कितना होगा? अब बताओ, अब क्या कर देंगे सर? अब अप्लाई लिमिट, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। बोलो क्या आएगा आंसर? 2 + 2 मतलब 4। समझ गए ना? तो इस क्वेश्चन की जो लिमिट होगी वो 4 होगी, जबकि हमें पहली बार में लग रहा था 0/0। सर ये सारे मेथड एक ही फंक्शन के लिए है ना? नहीं, जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाएगा, मैंने कहा ना सबसे पहले हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाए। उससे नहीं आएगा तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इनको चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे सर फैक्टराइजेशन से हो पा रहा है क्या। फैक्टराइजेशन से हो जाए तो बहुत अच्छा, फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा होगा तो वो क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा होगा वो रैशनलाइजेशन से हो सकता है, हो जाएगा। रैशनलाइजेशन से भी नहीं हो रहा होगा तो आगे कुछ सोचेंगे, ठीक है ना। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, घबराइए मत, ठीक है ना। सब आ जाएंगे एक ही में, घबराओ मत अभी, है ना। अभी तो शुरुआत हुई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। बताइए आंसर। नहीं ये ना करो अभी, ये ना करो अभी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, तुम अभी कर नहीं पाओगे। एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2, चलो ये करो। क्या हुआ? वो 2 to the power 10 है। वो 2 की पावर 10 आया था सर, तो 1024 नहीं वो तो ठीक है, 2 की पावर 10 आएगा 1024, लेकिन वो आप x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 को कैसे फैक्टराइज करोगे? 2 to the power 5 x square of 5। x की पावर 10 है और उधर 2 की पावर 10 है, x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। ऐसे हो जाता ना, x to the power 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 to the power हाँ फिर लिखेंगे x की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। अब क्या करोगे? अपॉन क्या था देगा? x माइनस 2 था, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उससे, वो दूसरे तरीके से होगा, घबराओ मत, कुछ हो रहा है। अभी का क्या रहा, अभी क्या आ रहा आंसर? 4 आ रहा है? 4 नहीं आ रहा होगा यार, नहीं अभी तो डायरेक्ट 0/0 आ गया, फिर फैक्टराइजेशन करो ना। 0/0 आंसर नहीं होता कभी भी, वो तो आ गया, बस आगे बढ़ो अब, है ना। जैसे ही आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की तो आप कह रहे हैं सर 0/0 आ रहा है, खत्म बात। अब हमें 0/0 को छोड़ करके अगला स्टेप ढूंढना है। क्या करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, इसको लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2। हो गया? 8 को हम 2 का क्यूब नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं सर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है। क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, सही हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, नहीं प्लस का 4x, नहीं प्लस का 2x, नहीं समझे? अरे कौन बताएगा भाई, बताओ मैंने कैसे लिख दिया, पता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में x माइनस 2। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2। कहाँ 6 आ रहा है यार, क्या बातें कर रहे हो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो सर? 12 ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब इसी का ना, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो अभी, अब इसको करो। हो गया? 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, अगला करेंगे? अगला दूंगा तो आप कर लेंगे ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिमिट क्या बच्चे? लिमिट क्या होती है? मतलब 12 इसकी लिमिट मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, 12 इसकी लिमिट नहीं है, बल्कि ये कहो कि जब x 2 की ओर टेंड करेगा, मतलब जब x की वैल्यू लगभग 2 के इक्वल होगी, उस समय इस फंक्शन की वैल्यू लगभग 12 के इक्वल होगी। समझ गए ना? जिस समय x 2 को अप्रोच लगाएगा उस समय ये पूरा फंक्शन 12 की ओर अप्रोच कर रहा होगा। नहीं समझे? और बातें बता रहा हूं, ये तुम्हें अभी लग रहा है ना मेरे प्यारों, कल आने वाले वक्त में बड़े लेवल पे अगर जाओगे, फिर तुम्हें मैं कह रहा हूं, अगर तुम छोटी मोटी बने का अगर यहीं उठाया, आपने मान लो अभी 12th किया, उसके बाद फिर आपने कुछ ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसके बाद आपने बैंक में नौकरी पकड़ ली, तो ये सब खत्म, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह गया। नहीं समझे? आप सोचो ना भाई, बैंक में नौकरी करने वाले बंदे के लिए सबका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स से आप पीएचडी कर रहे हो, या फिर सर हम बिजनेस में चले गए, या फिर सर हम किसी कंपनी में इंजीनियर बन गए, तो इस सब में काम आएगा। कैसे काम आएगा? सर जब टेम्परेचर इस ओर टेंड करेगा तो इसकी इस वाली प्रॉपर्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज भी फंक्शंस में आने लगती हैं आने वाले टाइम में। समझ गए ना? जैसे हमने कह दिया एक्सपेंशन ऑफ एनी मेटल इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एक्सपेंशन ऑफ एनी मेटल बाय गेन द हीट गेन करके कोई मेटल एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा उतना ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा। क्लियर है? तो अब सर वो जो फंक्शन बना है, अब इस टेम्परेचर की वैल्यू अगर इस और टेंड करने लगी, ये कितना हो जाएगा? जैसे सपोज करो हमने कह दिया अगर टेम्परेचर इतना डाउन गया, जब टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस की ओर जा रहा होगा, तो एल्युमिनियम की शीट में कंप्रेशन कितना आ रहा होगा? हमने कहा अगर -30 तक गया तो ये बियर कर जाएगा, लेकिन -30 के नीचे गया तो बियर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम अपने उस शिप को वहां भेजेंगे जहां तक टेम्परेचर बस कितना रहे, -30 तक वो झेल जाएगा। समझ में आ रही बात? कुछ मैं बार बार आपको बता रहा हूं बच्चे, बहुत अलग कहानी है बशर्ते, लेकिन बार बार आपसे ही कह रहा हूं, आप पढ़ाई बहुत ऊंचे लेवल की कर रहे हैं,
मतलब हम सभी की बात होती है ये। मैं ही अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो टेक्नोलॉजिकली जो मैंने हासिल किया है उसका थोड़ी फ़ायदा उठा पा रहा हूँ मैं अपना, उसका मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। बिकॉज बीटेक एमटेक करने के बाद आपको इंजीनियरिंग में कुछ इन्वेंशंस, कुछ खोजे, कुछ नया इनोवेशन, कुछ एडवांसमेंट, उस पर काम करना चाहिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को, आप उनके अंदर कुछ चीज़ें घुसाने की कोशिश कर रहे हो। अपने काम, अपने उससे प्रोफेशन से फ़ायदा उठाना, पैसे वाला फ़ायदा उठाना हो तो अलग हो गया। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा ना कि आपका जो ज्ञान है वह मेरा, मतलब मैंने जो एजुकेशन हासिल की है, जो पढ़ाई की है, वो पढ़ाई में मेरी ये चीज़ें थी, अब नहीं है। मतलब मेरी जो मेरा लास्ट स्टडी का पार्ट था, जब मैं लास्ट में स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा था एमटेक होने के टाइम पर, एमटेक मतलब स्पेशलाइजेशन, तो मैंने जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया वो थोड़ी कर रहा हूँ मैं। कुछ बात समझ में आ रही ना? ये अलग बात है कि मैं इस काम को इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको भी अच्छे से कर रखा होगा अपने टाइम में, बट मेरा जो मकसद था उस मकसद के हिसाब से तो मामला अलग हो गया। हाँ, ये सच है कि मेरी उस टेक्नोलॉजिकली जानकारी का, जो टेक्नोलॉजिकल जानकारी मेरे पास है, जो टेक्नोलॉजी के कारण, अब जैसे मान लीजिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात कर रहा हूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेरा ज्ञान है वो मेरे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आता है। जो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान है वो मेरे मशीन्स के बारे में समझाते समय बहुत काम आता है। तो वो एक अलग चीज़ हो गई, समझ ना? जैसे मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप मान लो कल आप में से भी कुछ बच्चे बीटेक कर लें और बीटेक करने के बाद आप बैंक की जॉब में चले जाएं, तो भाई बैंक की जॉब में जाकर बीटेक करने का कोई आपको, मतलब बीटेक किया ठीक है, अच्छी बात, जॉब मिल गई, आप उस कहीं ना कहीं आप बीटेक कर रहे थे, पढ़ने में अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, तो ही आप बैंक की नौकरी में भी गए होंगे। अब बैंक की नौकरी मिलना वो इतना आसान तो है नहीं, वो भी बड़ी पापड़ बेल के मिल रही है। तो पापड़ बेल के जो नौकरी आपको मिली है तो उसमें आपने, ऐसा नहीं है कि अपने ज्ञान का फ़ायदा नहीं उठाया, ज्ञान का फ़ायदा तो लिया आपने, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ ये सब तब मज़ा आएगा जब आप कहीं किसी ऐसे फील्ड में जाएंगे जहां पर इसका यूज़ हो रहा हो। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं और एक मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक कर लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद एक जॉब तो मिलती है कि आप केवल क्या करिए, जो हमारी कंपनी के टावर्स लगे हुए हैं शहर में और एक एरिया में, वो उन टावर की आपको क्या दे दिया है, मेंटेनेंस का आपको काम मिल गया। मतलब आप एज अ इंजीनियर उनका मेंटेनेंस देखेंगे बस, ठीक है। और एक बंदा कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट कैसे लाई जा सकती है, ये कम्युनिकेशन जो अब तक इतना आसान नहीं है, ये कैसे लाया जा सकता है कि अभी तक, एक टाइम था जब कभी क्या होता था कि वीडियो कॉल करना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। वीडियो कॉल छोड़ दीजिए, केवल ऑडियो कॉल, वॉइस कॉल करने के लिए भी कई बार लोग छतों पे चढ़ा करते थे, 3-3 मंजिल छत पे जाके बातें क्या करते थे, अरे यार टावर नहीं आ रहे हैं, टावर नहीं आ रहे हैं, जबकि हमें कहना चाहिए सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन आम आदमी क्या बोलता था, टावर नहीं आ रहे हैं, समझ गए ना? तब टावर ढूंढने के लिए आदमी कहाँ जाता था, छत पे ऊपर। लेकिन अब कुछ इंजीनियर्स ने क्या किया, उसमें एडवांसमेंट किया, एडवांसमेंट करके आज हम उस लेवल पे आ गए कि आप घर के कॉपचे में अंदर कोने में भी घुसे होंगे, वहां भी आ जाएगा। लिहाफ के अंदर, कंबल के अंदर भी आराम से लेट के आप क्या करोगे, नेट चला सकते हो। नहीं तो नेट इतना आसान थोड़ी था पहले, क्लियर? अब इसके बाद, अब अच्छा यहां भी रुकी नहीं है कहानी, यहां भी नहीं रुकी है। अब स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, वो इससे भी तगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा कि जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टाइम लैग आता भी है उसको भी हम खत्म कर देंगे, समझ रहे हो ना? लोग इतना स्मूथली बात कर पाएंगे वीडियो कॉल पर कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं आमने सामने, बस में ना, ऐसा भी दौर आ जाएगा जब हम इतना स्मूथली बात कर पाएंगे, ठीक है? तो बच्चे वो कहानी, जो बंदा अब दोनों एक ही इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वो भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद आप उस इलेक्ट्रॉनिक्स के उस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहां पर एडवांसमेंट के लिए काम किया जा रहा है, तो आपको ये सब पढ़ने का मजा आएगा, आपको लगेगा मैंने जो पढ़ाई की थी उसका फायदा हुआ है। अदरवाइज एक नौकरी जैसी हो जाएगी, बात खत्म, पढ़ के ही सबको नौकरी मिलती है, बस ये अलग बात है, समझ गया ना? टाइम बताओ बच्चों। अच्छा ठीक है, ओके, एक हाँ ये क्वेश्चन हो गया। हाँ हाँ 4x होना चाहिए ना, सुन लो अब, सुन लो, छोड़ दो बस, अब बता रहा हूँ। a³ - b³ इक्वल टू a - b इंटू a² + b² + ab होता है, समझ गए?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो मैंने लिखा वो सही है, ठीक है ना। अब आगे चलो, एक क्वेश्चन बस आप करेंगे और उसका छुट्टी हो जाएगी आप, ठीक है ना। पहला देखिए जल्दी से भाई बच्चों बस, ठीक है। तीसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा दूसरी, ये जो मैं आपको बताता रहता हूँ ना, इनको ध्यान दिया करो। देखो मिलना या ना मिलना एक अलग बात होती है। आप ये मत सोचो कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सर, हम कहाँ जा पाएंगे यार उस लेवल पे। भाई वो गलत सोच है आपकी, अगर ऐसा सोच रहे हैं आप अभी से कोशिश करेंगे तो ही जा पाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने के मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सक्षम हैं इस क्वेश्चन को करने में। पहली बात, आप सबसे पहला काम क्या करके देखेंगे, पुट करके देखेंगे। बोलिए क्या आ रहा है, ऊपर 0 नीचे भी 0, 0/0 आ रहा है ना, बहुत अच्छे। तो हम बोलेंगे सर 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो अगला स्टेप आपके दिमाग में क्या आएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करो, इसको भी फैक्टराइज करो, दोनों को फैक्टराइज करो, और फिर आपको कोई ना कोई ऐसा टर्म मिल जाएगा जो कि कट जाएगा, और जो कट जाएगा उससे फायदा मिलेगा पक्का। आंसर बता रहे हो, आंसर बता रहे हो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये लड़का तो आज पता नहीं क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आज सबसे ज़्यादा मैं ही आंसर दूंगा। सही बता रहा है, देखो 6 1 जा 6 ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करके 5 आए, क्वाड्रेटिक है ना ये, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस का 6 अपॉन में कितना सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा सर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2। ये हो जाएगा सर x कॉमन लिया तो x माइनस 3, नहीं समझे, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 अपॉन में सर ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। समझ गए। अब क्या करेंगे सर, लिमिट, सुनो अब होशियार मत बन जाना। देखो मुझे देखो जरा, एक जगह भी ऐसा नहीं जब तक मैं पुट नहीं कर रहा हूं तब तक तो छोड़ रहा हूं, और मैं आपकी कॉपीज में देखूंगा, आप एक बार लिख के सबसे लास्ट में भी कहीं नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ये लिमिट जब तक अप्लाई नहीं की तब तक लिखते जाना है बार बार, समझ गए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2, ऊपर क्या बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इस x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल। सर बस अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, अप्लाई लिमिट। प्रिया समझ में आ रहा है बच्चे, बहुत अच्छे। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 4। -1 अपॉन 4 इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं, पक्का 100%। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है। अगली क्लास में हम आते ही इंजॉयबल क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगला स्टेप में अब कुछ समझाने जैसा नहीं रह गया है, या तो इससे होगा या तो इससे किसी ना किसी से होगा, ठीक है ना। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर से।